मित्रों, आइडियोलॉजी इज़ द मदर ऑफ जियोपॉलिटिक्स। अब दुनिया के किसी भी रीजन के अंदर देख लें, वहाँ पर जो भी मुल्क उठा के देख लें, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी, उनकी जो डिफेंस पॉलिसी, उनकी जो भी पॉलिसीज़ होती हैं वो उस मुल्क की रूलिंग पार्टी की आइडियोलॉजी के हिसाब से डिज़ाइन की जाती हैं। और उस मुल्क की खुद की जो एग्जिस्टेंस होती है वो भी किसी न किसी आइडियोलॉजी की वजह से ही मुमकिन होती है। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए कि ईरान के अंदर जो इनकलाब ईरान से पहले वाला ईरान था वो डिफरेंट था। वहाँ पर अमेरिका के लिए एक्सेप्टेंस थी, वहाँ पर वेस्ट के लिए एक्सेप्टेंस थी। लेकिन इनकलाब ईरान के बाद ये होता है कि मुल्क की आइडियोलॉजी ही तब्दील हो जाती है, और जब मुल्क की आइडियोलॉजी तब्दील हो जाती है तो उसकी जियोपॉलिटिक्स बदल जाती है। अमेरिका के लिए अपोजिशन वहाँ पर आपको नज़र आती है, इजराइल वेस्ट के लिए अपोजिशन नज़र आती है। दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर उठा के देख लें आप, आइडियोलॉजी की वजह से ही जियोपॉलिटिक्स बन रही होती है। दो आइडियोलॉजीज दुनिया की ऐसी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा असर छोड़ा है पूरी दुनिया के ऊपर, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। कैपिटलिज्म को लीड कर रहा था अमेरिका, और सोशलिज्म की आइडियोलॉजी जो थी उसको शुरू में सोवियत यूनियन लीड कर रहा था। अब इन दोनों ने दुनिया के बहुत बड़े हिस्से के ऊपर असर डाला। कुछ मुल्क जो थे दुनिया के वो कैपिटलिज्म के कैंप में आए, कुछ मुल्क जो थे वो सोशलिज्म के कैंप में आए। अमेरिका के अलावा यूरोप का जो बहुत बड़ा हिस्सा था वो कैपिटलिज्म की ही कैंप में आया, और ईस्ट एशिया के बहुत सारे मुल्क, सोवियत यूनियन और एशिया के बहुत सारे मुल्क सोशलिज्म के हिस्से में आए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हिस्सा दुनिया का मुतासिर हुआ ना इस आइडियोलॉजिकल क्लैश में, पूरी दुनिया तो हुई ही, लेकिन ईस्ट एशिया बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। ईस्ट एशिया में ये जो मुल्क आ जाते हैं, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मंगोलिया, जापान, ये वाले मुल्क जो हैं ये बहुत ज़्यादा मुतासर हुए इस आइडियोलॉजिकल क्लैश की वजह से। चाइना के अंदर आपने देखा कि पहले वहाँ पर KMT पार्टी एक रिवोल्यूशन लेकर आई थी, लेकिन उनको धपड़दूस किया गया था। वो कैपिटलिज्म के हक में थे, अमेरिका के करीब थे, लेकिन उनको आगे चलकर ओवरटेक कर लिया चेयरमैन माओ ने। और चेयरमैन माओ जो थे ये सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी उसको आगे लेकर चल रहे थे। ये अलग बात है कि आगे चलकर जब सोशलिस्ट कैंप में स्प्लिट आई है खर्शोव के आने के बाद, तो ईस्ट एशिया के बहुत सारे मुल्क, चाइना और ये जो नॉर्थ कोरिया है, ये अलग हो गए थे उनसे। और फिर हमने कम्युनिज्म का एक नया वर्जन दुनिया के अंदर मुतारिफ होते हुए देखा जो कि चेयरमैन माओ का वर्जन था। अच्छा, इन्हीं मुल्कों में जैसा कि मैंने कहा कि कोरियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इस आइडियोलॉजिकल क्लैश का असर पड़ा। कोरिया लिटरली स्प्लिट हो गया इन आइडियोलॉजिकल क्लैशेस की वजह से। कोरिया का एक हिस्सा जो था साउथ कोरिया, वो सपोर्ट करते थे अमेरिकन कैंप को, कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे। लेकिन कोरिया का जो दूसरा हिस्सा था, नॉर्थ कोरिया वाला, ये शुरू से लेकर सोशलिज्म की साइड पे ही रहे। इनके जो लीडरान थे, इस साइड पे जो पार्टियां मकबूल थी वो कम्युनिस्ट पार्टियां मकबूल थी। आगे चल के होता यह है कि आधे कोरिया, क्योंकि इन्होंने स्प्लिट करके डिवाइड किया हुआ था ना हिस्सा, ये अन्ना भाई का एरिया तो ये असलम भाई का एरिया, इस तरह करके अमेरिका और सोवियत यूनियन ने कोरिया को डिवाइड करके रखा हुआ था। साउथ कोरिया जो था ये अमेरिकन के पास था, नॉर्थ कोरिया सोवियत के पास था। उसके बाद 1947 में ये होता है कि यूनाइटेड नेशंस एक करारदाद मंजूर करता है कि भाई यहाँ पर एक वोटिंग कराते हैं और देखते हैं ज़्यादा कोरियंस किसको वोट देते हैं, नॉर्थ वालों को वोट देते हैं यानी कि सोवियत यूनियन को, या अमेरिकन को वोट देते हैं साउथ वालों को। तो उस पर एक वोटिंग होनी थी, लेकिन सोवियत यूनियन ने इनकार कर दिया कि हम नहीं कराएंगे। तो उस वक्त 1947 में एक बुनियाद ऑफिशियल डल गई, दोनों हिस्सों को अलग अलग मुल्क में कन्वर्ट करने की ऑफिशियल बुनियाद उस वक्त डल गई 1947 में। फिर आगे चल के नॉर्थ कोरिया ने 1950 में इनके ऊपर अटैक कर दिया था, साउथ के ऊपर, कोरिया के ऊपर, और 3 साल तक जंग चली, लेकिन वो जंग बिना नतीजे के ख़त्म हो गई। जाहिर सी बात है दोनों पावर्स लड़ रही थी, एक के पीछे अमेरिका था, दूसरे के पीछे सोवियत, तो ये डिसाइसिव विक्ट्री दोनों ने हासिल नहीं की। अच्छा, साउथ कोरिया इसलिए भी अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस दिन मैंने आपको बताया था कि इसराइल के अंदर बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका के वॉर रिजर्व्स हैं, यानी असले का डिपू है एक तरह से। इसराइल जो है ये वेपन बैंक है अमेरिका के लिए, कि अगर फ्यूचर में मिडिल ईस्ट में कहीं क्लैश छिड़ता है तो अमेरिकन यहाँ से वेपन्स उठाएंगे। बहुत बड़ी तादाद में उनके वॉर रिजर्व्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह के वॉर रिजर्व्स अमेरिका के साउथ कोरिया के अंदर भी मौजूद हैं। दोनों जगहों पे दुनिया में सिर्फ 2 ही बड़े बैंक हैं अमेरिका के, वेपन बैंक्स, एक इधर इसराइल में, दूसरा उधर साउथ कोरिया के अंदर। तो इसलिए अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर उसकी भी अमल दखल शुरू से लेकर आज तक रहा है।
अब इन आइडियोलॉजिकल क्लैशेस की वजह से हुआ यह है कि आज तक दोनों मुल्क संभल नहीं पाए हैं। दोनों एक ही कौम, असल में एक ही कपड़े इनके, एक ही जैसा खाना, एक ही जैसी लैंग्वेज, लेकिन फिर भी दोनों में ये आइडियोलॉजिकल क्लैश रहा है। अब हुआ यह है, आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के एक आइलैंड के ऊपर 200 शेल्स मारे हैं, अटैक कर दिया उनके ऊपर। बल्कि 2 आइलैंड्स के ऊपर इतलात आ रही है कि 2 आइलैंड्स के ऊपर शेल मारे गए हैं, और ये जो दोनों आइलैंड्स हैं ये असल में बफर जोन के अंदर आते हैं। जब नॉर्थ और साउथ कोरिया को डिवाइड किया गया था तो दोनों के दरमियान एक बफर क्रिएट कर दिया गया था। तो बफर जोन के अंदर असल में नॉर्थ कोरिया ने आज 200 शेल मारे हैं, और साउथ कोरिया वालों ने उस आइलैंड पे रहने वाले लोगों को खाली कराना शुरू कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पर एक नई चीज डेवलप हो रही है। ऑलरेडी दुनिया देखें 2 जगहों पे ऑलरेडी इंगेज्ड है। एक तो यूक्रेन के अंदर जंग चल रही है, दूसरा यहाँ मिडल ईस्ट के अंदर इजराइल और हमास की जंग चल रही है, और तीसरा ये वाला फ्रंट यूं लग रहा है कि इस वक्त बॉयल हो रहा है, और इसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब भी जंगें छिड़ी है बहुत ज्यादा, कोरियन वॉर जो थी इट वॉज वेरी डेडली वॉर। तो यहाँ पे अगर जंग छिड़ती है तो ये दुनिया के अमन के लिए यकीनन खतरनाक होगा। CNN ने खबर लगाई हुई है कि साउथ कोरिया द मिलिट्री सेज नॉर्थ कोरिया फायर्ड आर्टिलरी इनटू मैरीटाइम बफर जोन इन प्रोवोकेटिव एक्ट, और इसमें वो कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया फायर्ड मोर देन 200 राउंड्स बिटवीन 9 AM एंड 11 AM ऑफ इट्स वेस्ट कोस्ट नियर साउथ कोरियाज बैंगयोंग एंड येनप्योंग आइलैंड्स अकॉर्डिंग टू साउथ कोरिया ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ। ये आज हुआ है वाकया, फ्राइडे वाले दिन। तो यहाँ पर अगर देखें दोनों के दरमियान अगर चिपकलिश बढ़ती है तो फिर यहाँ अमेरिका के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका 2 फ्रंट्स पे इंगेज्ड है। यूक्रेन के लिए अमेरिका के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि अगर हमारे कांग्रेस ने अप्रूवल नहीं दिया तो फिर अभी ये जो दिसंबर में इनको हमने मिलिट्री असिस्टेंस भेजी है, वेपन्स भेजे हैं, ये हमारे आखिरी वेपन्स होंगे, क्योंकि कांग्रेस के अप्रूवल के बिना हम मजीद हथियार इनको नहीं दे सकते। और वहाँ पे इजराइल ने कहा है कि ये जो जंग है ये तो लंबा चलेगी, इसमें तो बहुत महीने लग जाएंगे। तो अमेरिका वहाँ पर सकिन हो गया मिडल ईस्ट के अंदर, और यूक्रेन को वो एक तरह से गिव अप कर रहे हैं, वो कहते हैं थ्रो अंडर द बस। तो उस तरह की कोई सूरत हाल हमें यूक्रेन की नजर आ रही है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोरिया भी इस तरह फड्डे में पड़ गया और यहाँ पर भी कोई लिमिटेड पैमाने की जंग छिड़ गई कोरिया के, साउथ कोरिया के और इनके नॉर्थ कोरिया के दरमियान, तो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल क्रिएट हो जाएंगे। मिडल ईस्ट में वो इतना ज़्यादा इंगेज हो गए कि हद दर्जा वो कोशिश कर रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़े ना, मिडल ईस्ट के दूसरे मुल्कों के अंदर ना फैले। ऑन द अदर हैंड इजराइल की ये कोशिश है कि ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, इसके अंदर लुबनान आए, इसके अंदर ईरान आए, ताकि अमेरिका डायरेक्टली यहाँ पर आए और हमें हेल्प करे, प्रैक्टिकली वो हेल्प करें। जैसे वॉर ऑन टेरर के ज़माने में वो खुद यहाँ पर मौजूद थे, पैसे भी भर रहे थे, वेपन्स भी उन्हीं के थे। तो इजराइल का वो मॉडल है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका को ये देखना पड़ेगा कि साउथ कोरिया में उनके लिए एक इशारा मिल गया है उनको कि वहाँ पर किसी भी टाइम पे लड़ाई वहाँ पर भी शुरू हो सकती है। तो अगर वो अपने रिसोर्सेज यहाँ पर लगा देते हैं, चलें यूक्रेन को गिव अप कर भी दें, तो ईस्ट एशिया में उनके लिए प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं। ये याद रखिएगा कि जापान की तरह साउथ कोरिया भी अमेरिका के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे है, और हर साल अमेरिका जैसे जापान से पैसे वैसे ले रहा होता है ना डिफेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के बदले, तो इनसे भी लेते हैं साउथ कोरिया वालों से। तो इनकी भी प्रोटेक्शन असल में अमेरिका की जिम्मेवारी है। तो ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मेरे ख्याल से पत्ता खेल दिया है जिसने भी खेला है। अमेरिकन को उन्होंने यहाँ पर ये बावर कराने की कोशिश की है कि सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं, यहाँ पर भी आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं आगे चल के, एज ऑफ नाउ। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तो ये डेवलपिंग स्टोरी है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये आज ही वाकया पेश आया है। अब देखते हैं इसका फॉलोअप क्या होता है, क्या साउथ कोरिया रिस्पॉन्ड करता है या नहीं करता। अगर वो रिस्पॉन्ड करेंगे तो फिर अमेरिका डेफिनेटली यहाँ पर मिडल ईस्ट की ही तरह सेकंड हो जाएगा ईस्ट एशिया के अंदर।